हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, ये आपका दोस्त लेकर आ चुका है आपके घिरी ट्यूटोरियल्स के सुपर पंच सीरीज के तहत एक 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। अब आज यहां हम डिस्कस क्या करने वाले, आज हम यूटिलिटी एनालिसिस के जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से लर्न करें, जो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है कुछ वो भी सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर तो सबसे पहले हम समझ लेंगे यूटिलिटी होता क्या है। मैं जानता हूं यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा आपके 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम, जहां पे हमने कुछ जो बेसिक कांसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के वो हमने क्या स्टडी किया था। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी दोस्तों, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी और मेरे क्या एक गिलास पानी का एक गिलास पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब वो पानी जो है, वो जो पानी है वो मेरी प्यास कितनी बुझा पा रही है, क्या कितनी बुझा पा रही है, वो उसकी क्या यूटिलिटी होगी। अगर मेरी पूरी प्यास बुझा रही तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा, अगर वो मेरी प्यास थोड़ी बुझा पा रही है तो मेरी यूटिलिटी क्या है, सॉरी ग्लास की जो पानी की जो यूटिलिटी है वो क्या कम है। यानी बेसिकली ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन वांट्स होते हैं, यानी हमारे इंसानों के जो वांट्स होते हैं वो किस तरह से, वो कितना एक प्रोडक्ट क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी यूटिलिटी कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे, हम ज्यादा टाइम ना गवा के। अब सबसे पहले चीज आती है आपकी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या आता है दोस्तों आपका फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 2 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में आते बहुत ज्यादा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, हाइपोथेटिकल मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज। अब आप सभी से जानते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन जो फॉर एग्जांपल अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं, 8 पॉइंट्स लिखने रहते हैं। हालांकि हमारे जो यूटिलिटी वाले जो फीचर्स है वो टोटल 10 पॉइंटर्स हमें दिए गए। लेकिन हम यहाँ पे हम सिर्फ कितने याद करेंगे पता है क्या, हम 8 याद कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। अगर याद ना हो तो मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में बताना ये ट्रिक कैसी लगी। अब आप हमेशा से जानते हैं कि हम क्या देखते हैं, हम सिमिलर देखते हैं। सिमिलर क्या है, कॉमन क्या है, ठीक है। अब कॉमन यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो कॉमन मुझे दिखा है कंसेप्ट, 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 3 कॉमन दिखा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसेप्ट लिख दिया। क्या लिख दिया, कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं बताऊं क्या हो रहा है, ERS, क्या हो रहा है, ERS, तो ये आपका ERS कंसेप्ट आ गया। अब ERS कंसेप्ट क्या हो गया दोस्तों आपका, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। याद कर लीजिएगा एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, फिर उसके बाद रिलेटिव कंसेप्ट और एज फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये होता है आपका ERS कंसेप्ट। तो पहली चीज आपको याद रखनी ERS कंसेप्ट। अब दूसरा क्या है कॉमन है, देखो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम और यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। अब यहां पे क्या है, यू फॉर यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन लिख दीजिए। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूपीएस, क्या यूपीएस कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे ख्याल से, सही बात है कि नहीं बात है। तो याद रखना है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, फिर उसके बाद प्लेजर और एज फॉर सेटिस्फैक्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं। होटल मैनेजमेंट करने के लिए मतलब मैं होटल मैनेजमेंट नहीं करने जा रहा हूं पढ़ाना छोड़ के, मैं यहाँ पे बेसिकली हाइपोथेटिकल और मल्टीपर्पज। ये क्या हो गया, H फॉर हाइपोथेटिकल और M फॉर मल्टीपर्पज, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमने टोटल जो है 8 पॉइंट, कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स मेरे दोस्तों हमने याद कर लिया है। क्या याद रखना है, ERS कंसेप्ट, ERS को एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूपीएस, क्या होता है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, फिर उसके बाद प्लेजर, एज फॉर सेटिस्फैक्शन, HM हाइपोथेटिकल और आपका आता है मल्टीपर्पज, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं याद हुआ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको ये जो सीरीज है हमारी कैसी लग रही है, हालांकि 12 साइंस की सीरीज है, 10th की भी आ रही है। हम लगातार हमारी जो पूरी प्रदीप सर की जो टीम है वो पूरी टीम आपके लिए हार्डवर्क करी। तो बताइए आपको ये जो हमारा सीरीज है वो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों, चलो देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे हम पढ़ाने नहीं आए, हम यहाँ पे पढ़ाने नहीं आए। मैं बेसिकली यहाँ पे क्यों आए हम यहाँ पे आपको चीजें, क्वेश्चन जो है ये लर्न कैसे करना है, किस तरह से याद कर सकते हो आप, वो यहाँ पे हम बतलाने आपका है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वरना आप बोलोगे सर इतना ही पढ़ा रहे हो। तो फॉर्म, यूटिलिटी, प्लेस, नॉलेज, सर्विस, टाइम, पोजीशन। क्या, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, टाइम, पोजीशन। अब इसको याद कैसे करना है, सलमान खान को जानते होंगे, सलमान खान फाउंडेशन प्रेजेंट्स पबजी टूर्नामेंट।
क्या? सलमान खान फाउंडेशन प्रेजेंट्स पबजी टूर्नामेंट। सलमान खान को आप जानते हो और साथ ही साथ पबजी को तो टूर्नामेंट आपने खेला ही होगा एक ना एक बार अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो यहां पे क्या आता है, देखिए एस फॉर क्या आ गया, एस फॉर आपका सर्विस यूटिलिटी हो गया, के फॉर नॉलेज यूटिलिटी हो गया, एफ फॉर क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, पी फॉर पोजीशन यूटिलिटी, पी फॉर प्लेस यूटिलिटी और टी फॉर टाइम यूटिलिटी। और यहां पे हमारा जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है वो हमने क्या कर लिया है दोस्तों, याद कर लिया है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पता दो मुझे, क्या याद रखना है, सलमान खान फाउंडेशन प्रेजेंट्स पबजी टूर्नामेंट। क्या याद रखना है, सलमान खान फाउंडेशन प्रेजेंट्स पबजी टूर्नामेंट। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं। समझ में आ गया। और फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, जब भी किसी भी प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में चेंज करने के बाद और वो हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई कर पाए उसको फॉर्म यूटिलिटी, किसी की प्लेस चेंज होने की वजह से, किसी की चीज प्लेस चेंज होने की वजह से यूटिलिटी सेटिस्फाई कर पाए उसे प्लेस यूटिलिटी, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन की मेरी जो यूटिलिटी कैसे सेटिस्फाई होगी, जब मैं मोबाइल फोन के बारे में जानूं, उसके फीचर्स, के फंक्शन जानूंगा, तो मेरी नॉलेज यूटिलिटी कहलाती है। सर्विस यूटिलिटी, अगर इस समय बीमार हूं तो मुझे ठीक करने की ठीक कौन कर सकता है, मुझे एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जो सर्विस होगी वो मुझे ठीक कर सकता है। टाइम और पोजीशन यूटिलिटी, जब किसी भी चीज का क्या होता है, जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग क्या होते हैं, पोजीशन यूटिलिटी कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान देते थोड़ा सा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। और टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक कैडबरी का आपने खाया होगा, कैडबरी खाई होगी आपने, कैडबरी खाइए। अब जब पहला क्यूब कंज्यूम करते हो, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, पांचवा क्यूब, छठा क्यूब, अब एक एक जब आप क्यूब कंज्यूम कर रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, हर एक क्यूब पे एक यूटिलिटी मिल रही है। यानी आपने जब पहला क्यूब खाया आपको बहुत अच्छा लगा, अब जब दूसरा खाया होगा तो आपका जो अच्छा था वो बहुत थोड़ा कम हो गया, तो तीसरा अब जो थोड़ा था वो और थोड़ा कम हो गया, चौथा खाया होगा तो और थोड़ा कम हो गया, पांचवा और थोड़ा, छठवा और थोड़ा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई बस आप कैडबरी देखनी भी नहीं है मुझे, मेरी जो सेटिस्फैक्शन, मेरा जो यूटिलिटी है वो क्या हो चुका है, यानी जो मेरी वांट थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, सेटिस्फाई हो चुकी है दोस्तों। फिर भी एक क्यों बचा होता है, आप खा लेते हो। अब ये जो मैंने 7 क्या किया है, कंज्यूम किया है, क्या 7 यूनिट्स जो मैंने कमोडिटी के कंज्यूम की है, अब वो कंज्यूम करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं ये पूरा जितनी भी यूटिलिटी मिली है उसको प्लस करता हूं, तो वो मुझे मेरी क्या कहलाती है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, टोटल यूटिलिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहीं पे, यहाँ पे डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी क्या होता है, टोटल। समझ में आ गया। ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। कैडबरी क्या है, कैडबरी कमोडिटी है, और कैडबरी का एक जो क्यूब होता है, क्या एक जो क्यूब होता है वो उसका एक यूनिट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर आप लोगों को, समझा। जैसे पार्ले जी है तो पार्ले जी क्या एक कमोडिटी है, पार्ले जी बिस्किट क्या एक कमोडिटी है, लेकिन पार्ले जी बिस्किट का जो एक बिस्किट है वो इस बिस्किट के पैकेट का एक यूनिट है। तो मेरे ख्याल से कमोडिटी क्या होता है और यूनिट क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। और वही टोटल यूटिलिटी, मतलब जब मैं एक एक करके जब यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं और यूनिट्स कंज्यूम करने, सारी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद अब जितनी भी मुझे यूटिलिटी मिली, जो उसका सम होता है यानी जो उसका टोटल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। वही मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो मार्जिनल, जैसे मेरे पहले एक क्यूब का तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो मेरा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। समझा। फिर मैंने दूसरा खाया तो मुझे वापस से क्या मिला, यूटिलिटी मिला, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी था। समझ में आ गया। एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मुझे यूटिलिटी बोलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और सारे यूनिट जो होते हैं कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो मेरा सम होता है यानी जो टोटल होता है मेरा यूटिलिटी का, उसी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, चलो देख लेते हैं याद कैसे करना है दोस्तों। चलिए अब यहां पे मैं कॉमन फैक्टर पहले निकालता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया गया, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी दिया है, और यहां पे क्या दिया, एडिशनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पे आपको सिर्फ थोड़ा सा अलग रहना है। फिर डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, ये आपको सेम रहा है, डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, क्लियर है। अब यहां पे क्या दिया, ऑल दिया, यहां पे एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। देखो आपको यहाँ क्या रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, और क्या रखना है, एडिशनल, बस। टोटल यूटिलिटी, एग्रीगेट यूनिटी और ऑल यूनिट्स, बस इतनी चीजें याद हो, बाकी सारी तो चीजें याद ही है। याद कैसे कर सकते,
total utility refers to the aggregate of the utility derived by a consumer from the all units of a commodity consumed। और वही अगर मैं marginal utility की बात करूं तो दोस्तों, तो marginal utility हम याद कर सकते हैं, marginal utility refers to, वहां पे aggregate लिखा था, यहां पे क्या लिखेंगे, additional unit consumed by a consumer from an, वहां पे क्या लिखे तो all units from an additional units of a commodity consumed। क्लियर हो गया? तो यहां पे आप मार्जिनल यूटिलिटी लिख सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो और यहां पे आपको ये क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ गया, अब शेड्यूल, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे इसको सबसे पहली चीज आता है, आपका जब रिलेशनशिप आएगा तो आपको ये क्या करना रहेगा, आपको इसको बनाना रहेगा, शेड्यूल बनाना रहेगा। तो शेड्यूल बनाते कैसे, सबसे पहली चीज हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जो एक्स होता है वो एक्स आपको रेफर क्या कर रहे थे, कमोडिटी। एक्स स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, यूनिट ऑफ एक्स, यानी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब बनाना कैसे शेड्यूल, चलो ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। यूनिट्स लिख दूंगा ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा जगह हम लोग ले लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा मैं ताकि हमें भरपूर जगह मिल सके हमारा शेड्यूल बनाने के लिए, ठीक है। अब ये शॉर्ट थोड़ा सा है, यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं करूंगा कि कंसेप्ट क्लियर करने का हमारे पास टाइम नहीं है, कंसेप्ट समझने का हर एक चीज का। तो यहाँ पे मैं क्या फटाफट आपको सारी चीजें मैं बताता जाऊंगा। देखो यहाँ पे एक चीज बता दो, TU स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी और MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, समझ में आ गया। और X क्या किस लिए स्टैंड होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, कितना 7 1 2 3 4 5 6 7, चलिए मैं डाल देता हूं, ठीक है। अब MU पे चले आइए। अब आपको 10 का टेबल आता होगा, ठीक है। अब 10 पहले यहाँ पे भी मैं 10 लिख दूंगा और यहाँ पे भी 10 लिख दूंगा, ठीक है। अब 10 में से मैं क्या करूंगा, 10 में से 2 माइनस कर दूंगा, 2 माइनस कर दूंगा। 2 माइनस किया 8 में से 2 माइनस किया 6 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 4 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 2 में से 2 माइनस किया 0 में से 2 माइनस किया तो 2 माइनस 2। क्लियर हो गया। अब ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब कैसे, अब इसको कैसे लिखोगे, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, समझ में, 30 प्लस 0 30 माइनस 2 28, समझ में आ गया। तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपको इस तरह से पूरा जो आपका शेड्यूल है वो आप इजीली बता सकते हो। हालांकि इसके पीछे एक हमें समझना है कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे आप इतनी चीजें समझ लो। अब बहुत इजी तरीके से क्या करना है आपको, पहले 1 2 3 7 तक नंबर लिख दो। वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, वो लिख दो। फिर उसके बाद TU लिखो और MU लिखो। अब MU लिखने के बाद क्या करोगे, 10 8 माइनस कर देता हूं, 10 में से 2 10 8 6 4 2 0 माइनस 2, ठीक है। अब 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 4, तो इस तरह से आप पूरा अपना लिख सकते हो। अब यहां पे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनाओगे, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो शेड्यूल है वो किस तरह से बनाना है, और मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भैया। रब हो जाओ, हाँ चलो रब हो गया। अब चलो यहां पे देखते हैं। अब सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर तो नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, आपको आपका जो आंसर शीट होगा उसी में आपको बनाना रहेगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरह से। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको ग्राफ बनाना है इस तरह से। आपको अगर पता होगा तो ये जो एक्सिस होता है ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका एक्सिस होता है वो x एक्सिस होता है। समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब x एक्सिस होता है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, मैं क्या करूंगा, मैं दो का इंटरवल, मैं 4 का इंटरवल लेके क्या करूंगा, x एक्सिस पे क्या नोट करूंगा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा याद रखना है x एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और वही सॉरी y एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और x पे क्या रखेंगे, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। क्या, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ध्यान रखना, y एक्सिस पे क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करेंगे, और x एक्सिस पे क्या, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। क्लियर हो गया। अब आगे सबसे पहले अब यहाँ पे देखो मेरे पास शेड्यूल पड़ा है, तो ये शेड्यूल का रेफरेंस लेके हम लोग बनाएंगे। अब सबसे पहली चीज क्या, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, दोनों ही टोटल यूटिलिटी 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 8 और 12 के बीच में ये जो लाइन जा रही है, ये हमारा 10 होता है। अब ऊपर की तरफ देखना है, अब 10 कहां जा रहा है, अब टोटल यूटिलिटी 18 है, तो 18 कहां पे आएगा हमारा,
20 और 16 के बीच में, यानी ये वाला जो लाइन है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मेरा एक देखो ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, थर्ड यूनिट पे, अब वही अगर मार्जिनल यूटिलिटी या फिर एक ड्रॉ कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब सेकंड क्या है मेरा, तो थर्ड यूनिट है मेरा 24 जा रहा है, तो 24 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 24 कर दूंगा। फिर उसके बाद मेरा क्या है 28, तो मेरा 28 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 30, तो 30 आ गया। वापस क्या है 30, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे रख दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे। समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, मेरा जो टोटल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, यानी 28 पे आ रहा है, तो 28 कहाँ पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे लाया हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। क्लियर हो गया। और जहां पे खत्म हो जाएगा वहां पे मैं लिख दूंगा TU कर, इस तरह से कुछ। क्लियर हो गई मेरे ख्याल से चीजें। अब आगे क्या हो गया, अब मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते। पहला तो 10 था, तो 10 हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। फिर उसके बाद 8 है, 8 है सेकंड यूनिट पे, क्या 8 है, तो सेकंड यूनिट कहां पे, यहाँ पे, और 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आके जॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो। फिर उसके बाद आपका क्या है, थर्ड यूनिट पे कितना है आपका 6 है, तो 6 का भी आएगा, 8 और 4 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आपका 6 आ गया, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद मेरा 4 है, तो मैं इसी तरह से ज्वाइन करते जाऊंगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि 6 यूनिट पे मैं कहां पे आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं 0 पे आ चुका हूं। अब -2 है, तो -2 के लिए मैं और नीचे चले जाऊंगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। आपको इस तरह से क्या ड्रॉ करना रहेगा आपका ग्राफ। अब जहां पे क्या होता है, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैच्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैच्यूटी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम का पे 30 यहाँ पे और 0.0 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन हो गया और ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ स्टैच्यूटी। आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें। और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, जहां पे डॉट खत्म हो जाएगा वहां पे आपको MU कर्व लिखना रहेगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब आप बोलोगे सर पॉइंटर्स क्या लिखने, कुछ नहीं लिखना, जो अभी यहाँ पे किया वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। चलो बता देता हूं क्या लिखना रहेगा आपको। क्या लिखना है, एक्स एक्सिस पे हमने वाई एक्सिस पे हमने क्या मेजर किया, वाई एक्सिस पे हमने मेजर किया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, तो वही लिख दो और कुछ मत लिखो। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे मेजर किया है सर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, तो लिख दो। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे ये दिख रहा है, हमने क्या देखा है यहाँ पे, देखो। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, क्या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो 10 और क्या है 10 है, क्या है 10 है। तो यहाँ पे लिख दो द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स एट दी सेम पॉइंट। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, स्टार्ट्स एट दी सेम पॉइंट। दोनों ही स्टार्ट कहां होते हैं, सेम पॉइंट। अब थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज आपकी ये दोस्तों कि टोटल यूटिलिटी कहां जा रहा है, टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने यहां देखा था वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे लिख दो के टोटल यूटिलिटी स्लोप्स मूव्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी कहां होता है, फॉल्स डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन। क्लियर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है दोस्तों थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हो कि when total utility is its maximum, जब total utility क्या होता है अपने मैक्सिमम पे होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखोगे, फिफ्थ पॉइंट पे ये लिखोगे मेरे दोस्तों कि जब टोटल यूटिलिटी क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। क्या टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगता है तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका जो 5 पॉइंट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आपको आगे क्या पॉइंट क्या लिखना, आगे आप ये लिख सकते हो। इतना पॉइंट भी लिखा तो आपको मार्क्स मिलेगा। आगे 2 पॉइंट्स और है, लेकिन यहाँ पे आप इतना लिख दो तो भी इनफ है। एक आप ये लिख सकते हो कि एक जो रैशनल पर्सन होगा वो क्या करेगा, तो पॉइंट्स ऑफ सैचुरेटी पे क्या करेगा, अपना जो कंजप्शन है वो क्या स्टॉप कर देगा। ये एक पॉइंट लिख सकते हो। और थर्ड पॉइंट पे क्या लिख सकते, लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो, अगर फिर भी वो कंटिन्यू करता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, डिससैटिस्फैक्शन में, यानी जो यूटिलिटी है उसको वो डिसयूटिलिटी में क्या कन्वर्ट होने लगेगी। तो आई गेस आपको रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा तो आप आंसर खुद ब खुद लिख सकते हो, आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बताता हूं।
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी तो लिख दिया, लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू भी याद करना है, तो लॉ ऑफ डीएमयू याद कैसे करेंगे? तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा इन भाई सबको, और इनको भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा। अब यहाँ पे मैंने तो बड़ा तो कर दिया है दोस्तों, क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमांड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अब सबसे पहली चीज मैंने हमेशा आपको मेंटोस मेथड के तहत बताया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये आपको लर्न करके रख लेना है, ये हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, आपको इसमें कुछ भी लर्न दूसरा चेंजेस करने की नहीं, तो हमेशा याद रखना है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आ जाते हैं लॉ के ऊपर। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द इंक्रीज इन स्टॉक फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अब यहां पे याद किया करो, दिखाता 2 मिनट। सबसे पहली चीज याद कर लो यहां पे, द एडिशनल बेनिफिट। क्या याद रख लो? द एडिशनल बेनिफिट कौन डिराइव करता है? जो एडिशनल बेनिफिट वो कौन डिराइव करता है? पर्सन डिराइव करता है। चलो डिराइव याद करो बस, किससे? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग्स, स्टॉक ऑफ थिंग्स। क्या रखोगे? एडिशनल बेनिफिट डिराइव स्टॉक ऑफ थिंग्स। क्या? एडिशनल बेनिफिट स्टॉक और डिराइव। क्या? एडिशनल बेनिफिट डिराइव स्टॉक ऑफ थिंग्स। समझ में आ गया? अब डिमिनिशेस इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अब यहां क्या रखना है? एडिशनल बेनिफिट, फिर उसका डिराइव स्टॉक ऑफ थिंग्स, एडिशनल बेनिफिट डिराइव स्टॉक ऑफ थिंग, एडिशनल बेनिफिट्स डिराइव स्टॉक ऑफ थिंग, और डिमिनिशेस क्या है? डिमिनिशेस इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैव। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। या फिर मेरी एक हमने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, अंग्रेज जब आए थे हमारे यहाँ पे, वो क्या करके कहते हैं, वो डिवाइडेड रूल वाली पॉलिसी लगा के कहते हैं। तो मैं जब था तो मैं किस तरह से लर्न करता था मैं बता देता हूं आपको। मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ता था। कैसे पता है क्या? मैं पहले याद करता था एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। पहले मैं इतना याद रख लेता था, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। फिर उसके बाद मैं इतना मुझे याद हो जाता था ना, फिर मैं फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग, इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स, डिवाइड इन रूल, मैंने डिवाइड किया और रूल करूंगा इस पे। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग। तो पहले मैं 2 स्टेटमेंट में इसको तोड़ देता था, फिर उसके बाद याद करता था, फिर इतना याद हो जाता था, फिर डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, फिर उसके बाद दैट ही ऑलरेडी हैज। तो इस तरह से मैं जो पूरा एक लॉ था उसको 4 पार्ट में याद करता था और मुझे चीजें याद हो जाती थी। या फिर मैंने ऑलरेडी आपको टेक्निक बताई, आप उस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे मैं अजम्पशंस की बात करूंगा। तो अजम्पशंस जब भी आपको आया, अगर स्टेट दी लॉ ऑफ डीएमयू एंड एक्सप्लेन, स्टेट दी लॉ ऑफ डीएमयू आ गया तो वहां पे आपको लॉ ऑफ डीएमयू भी एक्सप्लेन करना रहेगा, साथ ही साथ उसके अजम्पशंस, एक्सेप्शंस भी सारी चीजें आपको यहां पे लिखनी रहेगी। तो यहां पे आपको इतना बड़ा है, ठीक है, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कांस्टेंसी, डिविजिबिलिटी, सिंगल वर्ड। अब ये सारी चीजें याद कैसे करनी है? तो आपने आईपीएल खेला है, आप हो किसमें? आप हो एचएससी में। कहां पे हो? एचएससी में। तो साथ ही साथ आपने क्या किया? आपने आईपीएल देखा था। आईपीएल में 2 टीम है, रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आप लोग एचएससी में हो, एचएससी किसके साथ हो रहा है? एचएससी के साथ आईपीएल हो रहा है। किसका? एचएससी विद रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और ये मैच कहां पे हो रहा है? ये मैच हो रहा है राजस्थान में। तो याद कर लो, एचएससी विद रॉयल चैलेंजर्स, एचएससी विद रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स इन राजस्थान। और इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। एचएससी क्या होता है? एच से होता है आपका होमोजेनिटी, एस से क्या होता है? एस से होता है आपका सिंगल बॉन्ड, सी से क्या होता है? कंटिन्यूटी। अब आर से क्या होता है? देखो, रीजनेबिलिटी। फिर डी से क्या होता है? डी से डिविजिबिलिटी। और फिर उसके बाद आर से क्या होता है? राजस्थान होता है। और सॉरी, यहाँ पे चैलेंजर्स जो थे, सी मैंने लेके रखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कार्डिनल मेजरमेंट भी होता है। समझ में आ गया? तो आपको याद रखना है एचएससी विद किसके साथ? रॉयल चैलेंजर्स। क्या? रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स इन राजस्थान। तो इस तरह से आप अपना जो आंसर है बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। अब यहां पे आपको ग्राफ भी बना रहेगा, आपको जब लॉ एक्सप्लेन करोगे तो आपको ग्राफ भी बनाना रहेगा। तो ग्राफ कैसे बनाना ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन वापस एक बार बता देता हूं। अब मार्जिनल यूटिलिटी का तो मैंने बताया आपको किस तरह से करना है। देखो, लिख दो 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्तों आपको वही 10 लिखो, फिर 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से माइनस 2 किया 2। अब 2 में से 0 माइनस करो तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0, 0 में से 2 माइनस किया तो -2 आपका आंसर होता है दोस्तों। क्या होता है? -2 आपका आंसर होता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ आपका देखो कुछ इस तरह से होता है।
चलो एक बार और ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, किस तरह से ग्राफ आपको करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था y एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस पे हम लोग हमेशा यूटिलिटी मेजर करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो y एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी। अब इंटरवल यहाँ पे वहां पे हम लोग ने 4 का लिया था, यहाँ पे हम 2 का ले सकते हैं, या फिर आपको 4 का लेना हो तो आप 4 का भी ले सकते, कोई इश्यू नहीं है। वही अगर मैं बात करूं x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हम लोग क्या मेजर करें, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी क्या मेंशन करते हैं। समझ में आ गया आपको। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्या है सबसे पहला क्या है, जब यूनिट ऑफ x, यानी मेरा कमोडिटी x यहाँ पे देखो, x यहाँ पे यानी मेरा 1 का यूनिट यहाँ पे, और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मेरा 10 है, तो 10 कहां पे मेरा यहाँ पे। अब मैं कैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, देखो मेरा मैच कहां पे हो रहा है, मेरी जोड़ी कहां मिली, रब ने जोड़ी कहां मिलाई है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा है और मेरा 1 में यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है, धीरे 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 यहाँ पे लेके जाता, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट डाल दूंगा। फिर अगर मैं ये बात करूँ सेकंड यूनिट मेरी कहाँ पे हो रही है, सेकंड यूनिट देखो यहाँ पे है मेरी। फिर उसके बाद 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा 2 तक, और यहाँ से मेरा 2 ऊपर जा रहा है, यहाँ से मैं लेके जाऊंगा, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे थर्ड, और इसी तरह से आपको बाकी जो पॉइंट्स भी है वो भी यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, ऐसे ही मैच करते हैं। जानो यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगा, ठीक है। फिर 0, फिर उसके बाद 7 आपका नीचे आ जा रहा है। क्लियर हो गया, इतनी चीज दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अब जो स्लोप है वो स्लोप कहां कर रहा है, स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड कर रहा है। कहां पे कर रहा है, ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं। हमने स्टार्ट कहां से किया था, ऊपर से स्टार्ट किया था, देखो यहां से। अब ऊपर से मैं क्या आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि द स्लोप ऑफ डीएमयू कहां पे स्लोप करता है, वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कहां से स्लोप कर रहा है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। क्या है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो आंसर लिखना है, क्या लिखोगे, द लॉ ऑफ डीएमयू, द स्लोप ऑफ डीएमयू स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देख लो, समझ में आ गया। तो ये आप लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर कि लिखना क्या इसमें, अब एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा, ये तो आपने सिखा दिया, कुछ नहीं करना है ऑलरेडी। बस जो इसमें क्या वही y एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, y एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो लिख दो y एक्सिस मेजर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। x एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, x एक्सिस पे ना सर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मेजर करें, तो लिख दो ना, काहे टेंशन ले रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब लिख दो कि वही जो टोटल यूटिलिटी लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी में लिखा था, जैसे जैसे हम मार्जिनल जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो जो स्लोप है वो नीचे जा रहा है, और एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, और एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। समझ में आ गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब आगे एक और चीज है, एक्सेप्शंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शंस मैं कैसे याद करता हूं, मैं याद करता हूं महाराष्ट्र का मैप। क्या याद करता हूं, महाराष्ट्र का मैप, और महाराष्ट्र के मैप की वजह से मुझे जो मेरा एक्सेप्शन है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। तो एक MH का मैप, क्या MH का मैप यानी महाराष्ट्र का मैप। तो कैसे देखो, M4 क्या होता है, M4 मिसेस होता है, H4 क्या होता है, H4 हॉबीज होती है दोस्तों। का मैंने हिंदी में क्यों लिखा है आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। M से क्या होता है, M से आपका मनी होता है। A से क्या होता है, A से एडिक्शन होता है। और P फॉर क्या होता है, P फॉर पावर, क्या होता है, पावर, शक्ति, ताकत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे ICU अकाउंट, क्या इंटेंसिव केयर यूनिट का अकाउंट। तो यहां पे मैं याद करो क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ कैसे याद करूंगा, ICU। समझ में आ गया कि नहीं। आई सी योर अकाउंट, मैं क्या देखूंगा, मैं तुम्हारा अकाउंट देखूंगा। तो चलो देखते हैं अकाउंट क्या होता है। आई से क्या होता है, आई से होता है आपका इंडिविजिबल गुड्स होता है। सी से क्या होता है, कार्डिनल मेजरमेंट। यू फॉर क्या होता है दोस्तों, यू फॉर होता है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ए वो धमकी देने वाला ए नहीं, हाँ यहाँ पे होता अ सिंगल वन। और सी फॉर कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ पॉइंट। तो इस तरह से आप आईसीयू अकाउंट याद करके क्या कर सकते हो, अपना जो क्रिटिसिज्म है वो याद कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज याद है, रिलेशनशिप ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। तो इतना याद रखो, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी किससे, जो कमोडिटी की प्राइस होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया। और वही जब मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है कमोडिटी की और जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जो प्राइस की जो कमोडिटी होगी, क्या जो कमोडिटी की जो प्राइस होगी उससे क्या कम होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया। तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब चलो क्वेश्चन बैंक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा, कार्डिनल मेजरमेंट, हॉबीज, मिजर्स, मनी,
ओनली ए बी सी, ऑलरेडी मैंने एक्सेप्शंस पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा क्या है, तो कमेंट सेक्शन मुझे बताओ। क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो आपको मैंने बताया, तो आंसर क्या आएगा, पूरा ABCD आएगा। टॉयज मेड ऑफ क्ले, जब भी किसी चीज का क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा और हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो कौन सा यूटिलिटी का फॉर्म यूटिलिटी होगा। कोरिलेशन है, एग्रीगेट्स यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम, तो आपका टोटल होता है। और जब भी एडिशनल आया तो एडिशनल क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आ गया, तो इस तरह से हमने पहला पढ़ा पार कर लिया। अब आगे क्या है, यूटिलिटी दैट अराइजेस फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी, डिराइव्ड एग्रीगेट है तो कौन सा यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। क्लियर हुआ। अब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मीजर्स, हॉबीज, एडिक्शन, स्पेक्यूलेशन, ठीक है। आंसर है आपका टाइप्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, टाइम, पोजेशन, यूटिलिटी, सर्विस। अब टाइम, पोजेशन, यूटिलिटी तो हमारा ये है, ठीक है, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या है, ये हमारा कंसेप्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में ऑड मैन आउट हो गया, सॉरी। अब आगे देखते हैं, यूटिलिटी यूनिट एट विच मार्जिनलिटी बिकम्स इक्वल विद द मार्केट प्राइस। जब मैंने क्या बताया था, जब मार्जिनल यूटिलिटी और क्या होगा, जो मार्केट प्राइस होगा कमोडिटी का, वो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं, तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आंसर होगा। फिर उसके बाद इन रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, MU ऑफ ए कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी, मैंने क्या बताया था ग्राफ में, जब MU क्या होगा, जब TU क्या होगा, मार्जिनलिटी कब नेगेटिव होगी, जब TU क्या करेगा, फॉल करेगा, तो यहां पे आ जाएगा आंसर फॉलिंग आ जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, रोहन क्रिएटेड ज्वेलरी बॉक्स आउट ऑफ द पीसेस ऑफ वुड, क्या किया गया, स्ट्रक्चर चेंज किया गया, शेप चेंज किया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। समझ में आ गया। देखो आप 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका पूरा जो क्वेश्चन बैंक है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। कविता कंज्यूमर एडिशनल यूनिट, एडिशनल आया तो एडिशनल क्या होता है बता दो, इतनी बार बता दिया आपको, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं मुझे बताने की। अब आगे टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी, सबसे पहले डिस्टिंग्विश है, ये आपका डिस्टिंग्विश है। तो डिस्टिंग्विश में क्या करना है आपको, सबसे पहले मीनिंग लिख दो दोनों का, ठीक है। अब टोटल टाइम यूटिलिटी कैसे अकर होती है, गुड्स को स्टोर करके, और प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, प्लेस यूटिलिटी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके। अब टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, वेयर हाउस क्रिएट करता है, और प्लेस यूटिलिटी कौन करता है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है। समझ में आ गया। और एक एक एग्जांपल लिख दो, 4 पॉइंट्स के 2 मार्क्स के लिए बहुत होते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में तो पूरा बता दिया। सबसे पहले मीनिंग लिख दो, फिर TU क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है वो बता दो, MU में क्या होता है, बस 2-3 पॉइंट वो लिख दो, हो जाएगा। 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ऑलरेडी बता दिया मैंने। एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ये 4 के हमने 8 याद कर लिए यार। फिर इसके बाद रिलेशनशिप पूरा का पूरा बता दिया, कैसे लिखना, ग्राफ कैसे बनाना, शेड्यूल कैसे बनाना, सारी चीजें मैंने बता दिया आपको। अब व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, सही बात है। जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अब देयर आर नो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, क्या मैंने एक्सेप्शंस नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे आप डिसएग्री, और यहाँ पे एग्री, और यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा रिलेशनशिप लिख के, और यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख के आप क्या पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बारी है आपकी और मेरी, क्या है देखो, थोड़ा सा ये मैं बड़ा कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो ग्राफ है, शेड्यूल है, मैंने क्यों बताया था, अब यहाँ पे ध्यान देना क्यों बताया था। अब हमने ये सीखा है, 2 मिनट इसको रब कर दो थोड़ा सा मैं, मैंने बताया था कि अब सबसे पहले क्या, कंप्लीट द टेबल। आपको शेड्यूल दिया गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैंने ये बताया था जब भी पहला पॉइंट होगा तो वहां पे जो TU होगा और MU सेम होगा, तो यहाँ पे अगर TU 40 है तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा, 40 होगा। समझ में आ गया। अब एक चीज हमने यहाँ पे देखी, जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो 670, समझ में आ रहा है, ये 70 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 70 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट जहाँ पे आता है कि वो सेम होता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब व्हेन द टोटल यूटिलिटी फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी क्या करने लगता है, गिरने लगता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है। क्या होने लगता है, नेगेटिव। वही अगर ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कब, अब ड्रॉ कैसे करना वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। वाई एक्सिस पे आप लोग क्या रखोगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी रखोगे, और एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी क्या मेजर करोगे, और इस तरह से आप कर्व बना सकते हो। ऑलरेडी मैंने बस सिखाया आपको किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने मार्केट प्राइस बनाया था आपको,
ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट कर देते हैं टेबल को, ठीक है। अब एमयू की प्राइस क्या है, ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पे हम लोग 60 लिख सकते हैं, 70 लिखना है तो 70 लिख सकते हैं, प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूं कैसे, यहाँ पे आंसर कैसे, एक यूनिट मतलब क्या होता है, एक यूनिट मतलब 10 रुपए, कितने, एक यूनिट मतलब 10 रुपए होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे 80 यूनिट से, क्या 80 यूनिट से 80 यूनिट से इन टर्म्स ऑफ मनी 80 रुपए है, तो 80 रुपए को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरा 8 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा। वही अगर मुझे यहाँ पे यूटिलिटी दिया हुआ है, क्या मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है कमोडिटी का, वो कितना है 7 है, और मुझे उसका पैसे निकाले यानी मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा 7 × 10 करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा 70। तो लिख दो 70, और इस तरह से हमने आंसर किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, प्राइस से ज्यादा होगा और मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होगा, तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दो MU इज ग्रेटर देन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे 50-50 है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है दोनों ही क्या इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MU इज इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया, आइडेंटिफाई एनी टू इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, तो इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स क्या होता है, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी और प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट्स है, यहाँ पे 2 बोला है तो हम लोग 2 लिख देंगे, यूनिट 1 और 2 हम लोग लिख सकते। क्लियर होगी चीजें। अब आगे आइडेंटिफाई एनी टू एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, तो यहाँ पे यूनिट 5th और 6th, क्योंकि जहां पे प्राइस क्या होगी ज्यादा होगा, एमयू क्या होगा कम होगा। क्लियर हो गया। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो ये आपको करके मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस तरह, ये ऑलरेडी मैंने सेम टू सेम ग्राफ बताया, चाहिए तो वापस बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो बता देता हूं। अब मुझे बताना, आप लोग जवाब दोगे, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है यानी टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है यानी नीचे की तरफ गिर रहा है। जब नेम द यूनिट्स वेयर द कंज्यूमर विल बी डिराइव डिस यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी कब होगा, जब वो नेगेटिव पे जाएगा, यानी 7th यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिस यूटिलिटी का सामना कर रहा है, समझ में। तो यहाँ पे 7th यूनिट आ जाएगा। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, देखो मैक्सिमम है, ये आपका मैक्सिमम पे होगा, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। समझ में आ गया। नेम द यूनिट्स वेयर द कंज्यूमर विल डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी अपना सेटिस्फाई हो गया, तो वो कौन सा है, 6th है। समझ में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमारा जो यूटिलिटी एनालिसिस वाला जो पूरा चैप्टर था उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हमने पूरा अच्छी तरीके से देख लिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगा, समझ में आई है तो यार किसका इंतजार है, वीडियो को लाइक कर देना, शायद सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ क्या करेगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्या अपनी पढ़ाई जो है वो कर सके, इकोनॉमिक्स में क्या अच्छा खासा जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है वो क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं और भी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कर सके दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका दोस्त मिलेगा आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके नेक्स्ट लेक्चर में, आपके डिमांड वाले चैप्टर और डिमांड वाले चैप्टर के साथ, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखिए और बने रहिए गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो दिन रात एक करके आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपके लिए ट्रिक्स निकाल के आपको आपका जो लर्निंग वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से याद करवा रही है दोस्तों। तो मिलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।